पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। हाँ जी। तो मैथ्स में बेटा ये डेफिनेशन है ही नहीं। मैथ्स में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। कुछ देर बाद आता हूं। शुरू करते हैं अपन लोग एक छोटे से एग्जांपल से, कि क्या सभी लोग ने एंगल के बारे में सुना है। यस सर। मैं आप लोगों को इस पॉइंट को समझाऊंगा। सर ये एडिशन जो होता है, ये वेक्टर एडिशन क्या होता है, मुझे ये बताइए। नॉर्मल एडिशन और वेक्टर एडिशन में फर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा एंगल के बारे में सभी लोगों ने सुना है। यस सर। हमने एंगल में कई कई सारी चीजें सीखी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जानते हैं सर कि एंगल मेजर करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप सेम एंगल मेजर कर सकते हैं दो तरीका से। या तो आप इस एंगल में आप थीटा जाइए, थीटा मैग्नीट्यूड का एंगल, डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे मैं सेम एंगल को मेजर करूंगा, ये थीटा मान लीजिए थीटा 2, और जो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज, थीटा 2 क्लॉकवाइज। डिफरेंस देखिएगा क्या है बेटा, कि यहां पे एंगल के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, एंगल के पास डायरेक्शन भी है, एंगल के पास मैग्नीट्यूड भी है, एंगल के पास डायरेक्शन भी है। तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बताइए मुझे। एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर। परफेक्ट। तो एक बच्चे का आंसर है स्केलर। क्यों बेटा, स्केलर क्यों? सर क्योंकि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। परफेक्ट। क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन स्केलर का डेफिनेशन भी वॉइड हो जाएगा अगर आप बोल दोगे सर स्केलर है, क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यस तो सर। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। प्यार से कई लोग इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन मैं वो नाम रख करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा सीधा लिखूंगा नाइदर स्केलर एंड नॉर वेक्टर। रीजन में कि सर डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा तो क्या फर्क होगा सर? बेटा देखिए, कहानी को समझिएगा। आपकी मैथ्स में जो अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वेक्टर अलजेब्रा है। नॉट ओनली वेक्टर, इट इज वेक्टर अलजेब्रा। आपके पास कई सारे अलजेब्रा आ जाती है। लाइक एक नॉर्मल अलजेब्रा आता है जो बचपन में आप पढ़े रहोगे, वेक्टर अलजेब्रा है, मॉडुलस अलजेब्रा आता है, कई सारे अलजेब्रा आती है। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या करते हो आप, 2+5 को ऐड कर देते हो, सर 7 होगा। हर अलजेब्रा में वही आप नहीं करोगे सर, 2+5 दिख गया आप 7 लेकर आ जाओगे। दोनों में फर्क है। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट ऐड कर दोगे मतलब एडिशन करना रहेगा थीटा को, सो यू कैन ऐड थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये सही होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो क्या होता, अब समझिएगा। अगर ये वेक्टर होता, मान लो बेटा एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाना शुरू किया। एक फोर्स इस पॉइंट पे लगाया, दूसरा फोर्स, हाँ जी, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, सीधा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा फोर्स बेटा मैं यहाँ पे लगाया। आपको कोई बोले बेटा F1 और F2 ऐड कर दोगे आप ऐसा? बिल्कुल नहीं। अगर ये F1 है और ये F2 है, और आपसे कोई बोले बेटा रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो आप ये नहीं बोलेगे सर F1 प्लस F2, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है कि आप F को जिस दिन लिखोगे F1 प्लस F2, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मल एडिशन फॉलो किए हो। आपको यहाँ पे वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए जो बोलता है सर रिजल्टेंट निकालो। समझे? यस यस सर। सर। बोलेगा रिजल्टेंट निकालो।
अच्छा, रिजल्टेंट निकालते टाइम आपने ये भी सीखा रहेगा कि अगर फोर्स को मान लो, आगे बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये मान लो अगर ऐसा फोर्स एक्ट करता, हम इसको शिफ्ट कराते और रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलते सर ये रहा आपका रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई? ये Yes, sir. होता है, ये यस होता है सर। वेक्टर का एडिशन। ये होता है वेक्टर एडिशन कि आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो दो वेक्टर क्वांटिटी का लॉ ऑफ वेक्टर, यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप वेक्टर को ऐड किए जा रहे हो। लेकिन जब कहानी सिर्फ और सिर्फ स्केलर की हो, बेटा बिंदास दोनों क्वांटिटी को ऐड कीजिए और खुश रहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 में आप कभी रिजल्टेंट नहीं निकालोगे। ऐसा मत बोलिए सर यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लीजिए, इफेक्टिव आपको थीटा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं बेटा, ये चलता ही नहीं है। क्योंकि अगर वेक्टर नहीं है तो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करेगा, उसमें नॉर्मल अलजेब्रा ही फॉलो करके काम करोगे आप। बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। हाँ जी बेटा, अब आगे समझते हैं। मैथ के अकॉर्डिंग वेक्टर क्या है फिर सर? फिजिक्स में तो आपने बता दिया वेक्टर क्या है मैथ्स के अकॉर्डिंग। सुनिए बेटा ध्यान से, हम मैथ्स में बिल्कुल उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल उसके डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे। हम सीधा सीधा बोलते हैं सर कि जो हमारा वेक्टर है इट इज लाइन सेगमेंट, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब समझिएगा, सभी वर्ड को तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड का मतलब होता है बेटा कि इसके पास एक डायरेक्शन होगा। डेफिनेशन वहां से ही लूंगा, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के साथ लिखेंगे। डायरेक्टेड का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन होगा। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है बेटा ऑफ फिक्स लेंथ। अगर मैंने लेंथ को फिक्स कर दिया तो बेटा ऑटोमेटिकली मैंने मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर दिया इसका। अगर लेंथ ही सर आपने फिक्स कर दिया तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब तो यही होगा सर ये मैग्नीट्यूड है। जी बिल्कुल। सो वेक्टर अकॉर्डिंग टू मैथ्स इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओनली, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मालूम रहेगा सर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब इनको भी सिखाऊंगा कि ये पोजीशन वेक्टर कितने काम की चीजें होते हैं। लेकिन समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर ये बॉक्स है, हाँ जी, अगर ये बॉक्स है तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट। क्योंकि वेक्टर में बेटा डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो आप लोग इसको लिखोगे कैसे? अगर ए से बी जा रही है तो वेक्टर ए बी, क्या लिखोगे आप लोग? ए बी वेक्टर। लेकिन अगर यही कहानी उल्टा चलती, उल्टा, उल्टा इन द सेंस कि आप इसको, जो ए से बी जा रहा था, अब की बार अगर बी से ए आता तो हम लोग लिखते बी ए वेक्टर। ऊपर वाला ए बी वेक्टर, नीचे वाला बी वेक्टर। ऊपर वाला मतलब बेटा ए से बी जा रहे हो, नीचे वाला मतलब बी से ए जा रहे हो, दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो आगे, जो आगे आया, आगे कौन कौन आ रहा है? ए एंड बी। सर बी। यस सर। दोनों एग्जांपल में जो आगे आ रहे हैं बेटा, आगे वाला है ए बी, इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, इसको ही इनिशियल पॉइंट बोलते हैं हम। एंड जो पीछे की पार्टी आ रहे हैं बी ए, इनको बोला जाता है फाइनल पॉइंट। एक होता है इनिशियल, दूसरा होता है फाइनल। तो ऊपर वाले लाइन में बेटा जब येलो वाला लाइन देखते हुआ तो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। लेकिन जब ग्रीन डायरेक्शन की बात करते हैं तो बी आपका इनिशियल पॉइंट है और ए आपका फाइनल पॉइंट है। तो वेक्टर में आप हमेशा ध्यान से देखिएगा, इनका मीनिंग अलग अलग होता है। कभी भी ए बी वेक्टर को मन किया बी ए वेक्टर लिखकर बता जाना, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया जी? हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब एक को कुछ और बातें देख लीजिए क्या होगा। मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का लिखा जाता है बेटा ए बी, नहीं तो ए बी से लिखा जाता है।
क्योंकि अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा लेंथ, और लेंथ का मतलब होगा पूरा डिस्टेंस मान लीजिए, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे आप मॉडुलस से, क्योंकि कल के दिन अगर नेगेटिव लेकर आ गए तो उसका जो मॉडुलस निकालोगे वही उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा एक बात देखना यहां पे जो सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि सर वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें कौन सी सीखने वाली बात है? ऑब्वियसली ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द लेंथ, मतलब लेंथ और मैग्नीट्यूड वेक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द लेंथ। बात समझ में आई बेचारा इतना लोग? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नो सर। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखवा दे रहा हूँ, बाकी मैं इतना थ्योरी लिखवाता नहीं कभी, लेकिन जरूरी है सीखना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले वही जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जीरो वेक्टर। इसको लोग नल वेक्टर भी बोल लेते हैं। चलिए बेटा बताएंगे आपके अकॉर्डिंग जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर क्या है, जल्दी से। फिर जो वेक्टर स्टार्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसका सेम होता है। क्या बात है यार, परफेक्ट। आप कोई भी डिफिनेशन देंगे बच्चा लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में देंगे। तो अभी आपने क्या बोला? हैविंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड बताइए बेटा। मैग्नीट्यूड 0 आता है। परफेक्ट, मैग्नीट्यूड 0। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताइए ना, मजा तो तब आएगा। नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। सो डायरेक्शन क्या होता है? नॉट डिफाइंड। पक्का कंफर्म हो? यस सर। ठीक है, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, मैं मान लिया बेटा। याद रखना हमेशा जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लिखा हुआ देखा रहोगे आप लोग कि ए बी वेक्टर प्लस में 0 इक्वल टू ए बी वेक्टर लिखा होता है। समझे आप? यस सर। फर्क Yes, sir. समझिएगा, फर्क समझिएगा। कई बच्चे मेरे से ये क्लेम कर सकते हैं सर ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। चलो मैं आपकी बात को मान लिया, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। तो दो वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्ट में आपको मिला एक वेक्टर। लेकिन सर आप कैसे बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज ए बी वेक्टर ही होगा? वाई नॉट बी ए वेक्टर? ऐसा क्यों? क्योंकि सर जीरो का तो डायरेक्शन आप जानते ही नहीं हो, तो आपको कैसे मालूम कि ए बी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर मिलने वाला है आपको, उल्टा डायरेक्शन में क्यों नहीं मिलेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ये मेरा सवाल है, आंसर दीजिए। सर इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। परफेक्ट। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड का एक्चुअली मतलब होता है कि नॉट डिटरमाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या समझोगे आप लोग? नॉट डिटरमाइंड है। नॉट डिटरमाइंड का मतलब होता है बेटा आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर ऐसा नहीं होता तो ए बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर ए बी वेक्टर नहीं मिलता, कुछ और मिलता। सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जीरो वेक्टर को जो डायरेक्शन देना है दे दीजिए, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है ना, तो जो देना है दीजिए, बेचारा खुश है। ये नहीं होगा। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। सर। परफेक्ट। आगे का कहानी सुनिएगा।
अगर एक वेक्टर में, देखिए यहाँ पे वेक्टर में एडिशन होता है जिसको हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, जिसमें दो लॉज आते हैं, कौन कौन से? सर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ट्राइंगल लॉ एडिशन और एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम। उसके बाद बेटा आता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, एडिशन का एक फॉर्मेट होता है, हम वेक्टर को डायरेक्शन नेगेटिव कर देते हैं तो वही हो जाता है, वेक्टर एडिशन ही है मान लीजिए। उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन होता है। वेक्टर में हमारा मल्टीप्लिकेशन दो तरीका से होता है, कौन कौन से? डॉट प्रोडक्ट स्केलर और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, एंड क्रॉस, वेरी डॉट गुड। प्रोडक्ट। नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि डॉट और क्रॉस में हम लोग करते टाइम थोड़ा बहुत एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। क्रॉस में कौन सा आता है? सर साइन। साइन। क्रोस साइन ना, क्रोसिन टैबलेट खाओ ना, यस। क्रोसिन याद कर सकते हो। क्रोसिन मतलब सर क्रॉस में साइन, एंड उसमें क्या आ जाएगा? कोज। डॉट में कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट में कॉस आता है और उसमें साइन आता है। बात को ध्यान से समझिएगा कि सर अगर एक वेक्टर में मैं नल वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बताइए, जीरो। सोचिए। सर जीरो। सर ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है ना बेटा, देखो आप, क्रॉस है, सर जीरो आएगा। जीरो आएगा। क्या ये हमेशा आएगा? दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर का डिवीजन एक वेक्टर ही होता है। गलती से जीरो दिखा हुआ मिल जाए तो भी बेटा आप जीरो वेक्टर समझोगे। जल्दबाजी में लोग जीरो वेक्टर को जीरो लेके आ जाते हैं, तो उसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मत समझिएगा, उसको समझिएगा सर वेक्टर ही है। आते हैं बेटा मेन चीज पे कि सर अगर एक वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, जिसमें एक वेक्टर नल वेक्टर है। कहानी क्या हो सकती है? देखो बेटा, कहानी होती है कि या तो आपका ए वेक्टर जीरो है, ए वेक्टर खुद में जीरो वेक्टर है, या आपका नल वेक्टर हो तो जीरो है ही, नहीं तो, नहीं तो ये दोनों वेक्टर एंगल। आपस में पैरेलल हैं। एंगल जीरो। यस, दोनों वेक्टर क्या है बेटा? पैरेलल पैरेलल। है। अगर पैरेलल हुआ तो आप लोग जानते हो ना, ए क्रॉस जीरो इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ जीरो एंड साइन थीटा। सो अगर पैरेलल हुए तो थीटा जीरो, साइन जीरो, जीरो तो पूरा पार्टी जीरो। तो तीन केस पॉसिबल है यहाँ पे, आप तीनों को उल्टा समझिएगा कि अगर प्रोडक्ट जीरो तो या तो ये पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है। लेकिन सर आपने तो बोला वेक्टर में दो टाइप से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, तो ये भी तो पॉसिबल है ना। ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ पे भी तीन केसेस अराइज होते हैं, कौन कौन से यस बच्चा सर। लोग? सर ए जीरो हो ए जीरो हो, और जीरो वेक्टर जीरो हो नल वेक्टर तो जीरो है ही, और नहीं तो? परपेंडिकुलर वेक्टर हो। बोलिए। परपेंडिकुलर वेक्टर हो परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है जो आपको आता है। क्योंकि बेटा ए डॉट बी कैसे लिखा जाता है? ए ए वेक्टर बी डॉट, कॉस थीटा। परफेक्ट, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जिस दिन वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, थीटा आपका पाई बाय टू एंड कॉस पाई बाय टू जीरो होता है। बात समझ में आती है? यस सर। बिल्कुल। अ, अभी तक बच्चे लोग आए नहीं, नहीं आए, चलिए कोई ना, ठीक है बच्चा लोग यहाँ तक। यस सर। उसके बाद आते हैं सबसे फेमस, पूरा माई बाप वेक्टर का, पूरे वेक्टर का माई बाप है, नाम जानते हो क्या है? बता सकते हो? यूनिट वेक्टर। आपके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर क्या है? आपके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर क्या है जो सर आप लोग जिसकी जानते हो, जो आप वैल्यू लोग बढ़ जानते हो, जिनका वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़। 1 हो, यस सर। है कि नहीं? यस सर। डायरेक्शन क्या होता है बच्चा लोग? सर जो गिवन वेक्टर दिया उसी ही डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन
lies along the vector, Yes, sir. along the given vector, ऐसा होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? Given vector. इनके ऊपर एक कैप कैप लगा। Unit कैप vector. टोपी पहनाते हैं Yes, sir. इसको। एक कैप अभी एक बार नहीं होता है, ए वेक्टर नहीं होता, एक कैप होता है। अच्छा Yes, sir. सर आपने बोला कि मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन इसका हो जाएगा लाइज अलोंग द गिवन वेक्टर। कहानी क्या है सर, कुछ हजम नहीं हुआ अपने को। तो बेटा देखो वापस बात मैं बेसिक से करूंगा कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। ये क्रॉस नहीं है बेटा, मल्टीप्लाइड है। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। सो यहां से मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ये। एंड डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन लाइज ठीक है। अलोंग द गिवन वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और Yes, डायरेक्शन sir. हो गया ए कैप। A vector. सो यहां से ए कैप निकल के आता है बच्चा लोग, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये निकल के आता है। जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका ए कैप जो है डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, ए ये जो मॉड है देख रहे हो आप, मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। इतना ही काम है इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सर यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि हम डायरेक्शन बता पाए। हाँ जी बेटा, बहुत जबरदस्त चीज है। हम लोग इसको जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करा के रखें कि एक वेक्टर होना चाहिए जो हमको डायरेक्शन बताए। सो यूज मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वी यूज यूनिट वेक्टर टू गेट या टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब आगे सुनिए मजेदार चीज। अब आपका थोड़ा बहुत दिमाग हिल जाएगा जो बताऊंगा। पहले उसको बताने से पहले मुझे ये बताइए कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कैसे लिखा जाता है? आई कैप। X I cap. क्या बात है यार, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? आई कैप। आई कैप। वाई एक्सिस Sir, जे J cap. कैप। जे कैप एंड जेड एक्सिस। के चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि सर अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा एक्स वेक्टर डिवाइड बाय मॉड एक्स। बोलिए हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. बोला बेटा एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी एक्स वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. बोलिए। इन्फिनिटी। यार एक्स एक्सिस कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Yes, sir. इन्फिनिटी। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, एक्स वेक्टर डिवाइड बाय इन्फिनिटी। कहानी जीरो। ये सर हजम नहीं हुआ मुझे, यही तो गेम है। ये हुआ क्यों ऐसा, ये क्या चीज है सर जो आप बता रहे हो? बात समझ में आई बेटा? नहीं। Yes. इस पॉइंट को नहीं समझे आप लोग? वापस समझिए कि आप लोग एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखते हो आई कैप। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि मुझे जरा पी वेक्टर पी कैप बताओगे, तो बोला हाँ यार ले जाओ इधर, पी बार डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके तो सर पी क्यू बार क्या होगा? बस बिल्कुल। पी क्यू कैप क्या होगा? पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर निकालने का सब सिंपल सा तरीका है बेटा कि आप वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेटा मैं यही काम करूंगा, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके इसका मतलब सर मॉड जो होगा एक्स एक्सिस का वो तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का लेंथ कितना है, सो पूरा इन्फिनिटी पड़ा है। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी दोगे काम खत्म, जीरो हो गया। क्या किया जाए, अब क्या हो गया है? अब समझे पॉइंट? अभी Yes, भी sir. डाउट है? कंफ्यूज हो Sir, रहे हो कि अभी भी डाउट है? मैं यहाँ पे sir, क्या चीज आ लिख, गया. Yes. पक्का समझ गए? तो सर ये चीज Yes, है sir. क्या, ये चीज है क्या?
बस बेटा मैथ्स वाले हैं, इन लोगों को परेशान करने की आदत है। सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा, कुछ जवाब मिले तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, मुझे ये बोलना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज नल वेक्टर। आपने आई कैप क्यों बोला है? बात समझ में आ गया? हाँ जी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल क्रिएट हो सकते हैं, मैं आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहा था। मुझे आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई प्लेन, मुझे फाइंड करके दिखाओ एक्स वाई प्लेन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जल्दी से। या याद आ रहा है तो भी बता सकते हो आप, जल्दी बताइए। बेटा साक्षी, आज आप लेट हो गए, यस सर। क्यों बेटा? सर वो ना मैं उठ गई थी ना 5:30 बजे, फिर मैं देखा अभी 6 बजे क्लास ना, पर 10 मिनट ना और से जाती, फिर मैंने उसका अलार्म भी लगाई थी, फिर अलार्म तक नहीं बजे। खोल, चलिए ज्यादा पीछे नहीं है आप लोग, बोलिए बेटा लोग, किसी को याद है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई प्लेन क्या होता है? आई कैप प्लस जे कैप। एक्स वाई प्लेन बोला हूं बेटा। सर के कैप है। ना जी, याद रखिएगा क्या होता है, ये होता है आई कॉस थीटा प्लस में ए cos थीटा। साइन जे थीटा जे जे कैप। सर। यस ये होता है, समझ गए? एक यस सवाल दे दूं, सर। एक सवाल दे दूं, दे दो यस सर। पक्का? पक्का दे दे दो दूं? सर। सर। यस सर। सर। चलिए लीजिए। मान लो बेटा मैंने सवाल दिया, बहुत कभी अपने जमाने का एमसीक्यू हुआ करता था सीडी टाइप की एग्जाम में, अब तो इतना वैल्यू इसका इज्जत कम हो गया ना। सवाल ये है बेटा कि फाइंड पैरेलल वेक्टर, फाइंड पैरेलल वेक्टर along the line x plus y is equal to 1। चलिए शुरू हो जाइए और आंसर दीजिए। इस लाइन के along आपको एक पैरेलल वेक्टर फाइंड करके दिखाना है। डायरेक्ट 2D से आप इसको 3D में लेकर आ रहे हो। इनफैक्ट 3D तो है नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो कि हम एक अलजेब्रा से वेक्टर को कनेक्ट करने वाले। हिंट ऊपर में ही दिया है, आंसर आइए। डन? हो गया? चलो ईयरफोन जमता नहीं है यार, किसी का आंसर है बेटा लोग? यार आप बिल्कुल आना चाहिए आंसर, आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया है, मैथ्स में भी पढ़ लिया वेक्टर आप लोगों ने, आंसर आना चाहिए। बहुत ही छोटा सवाल दिया हूं, फाइंड पैरेलल वेक्टर अलोंग द लाइन x plus y equal to 1। कौन सी बड़ी बात है यार, इसका ग्राफ बनाओ पहले। लाइन क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं। यार 7 बज गए इतना जल्दी? यस शिट सर। है। तो फोन लग गया किसी को अपने आप। हाँ जी बेटा, इसका ग्राफ बहुत आसान था, आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, दुनिया वाले इसको y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स लिखोगे तो बेटा कहानी कुछ ऐसा होगा ग्राफ का, ये इंटरसेप्ट 1, ये इंटरसेप्ट 1,
और ये मत पूछना सर ये कैसे हो गया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 का लाइन, बेटा y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन बनाओ, 1 यूनिट ऊपर कर दो, ये सब आप जानते हो। सो बेसिकली कहानी में है क्या बेटा कि आप यहां से इसी लाइन को ऐसा भी देख सकते थे सर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे आपको स्लोप निकल जाएगा -1 के तौर पे, और आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा क्या होगा बेटा, tan -1। यस हाँ 45 जी, degree. ना जी बिल्कुल नहीं बेटा, ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, सो मोर देन π/4 है, सो tan 3π/4 होता है आपका। tan थीटा इज इक्वल टू -1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3π/4। इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि अपने जमाने का सवाल है ये, समझे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा लोग, 3π/4। 3π/4. आप लोग जानते हो सर, अलोंग द कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन, हम लोग का जो वेक्टर आता है वो आता है कौन सा वेक्टर, क्या आता है बच्चा लोग, आई cos थीटा प्लस यस sin बिल्कुल, थीटा cos थीटा आई कैप, cos थीटा आई कैप प्लस वेक्टर आपका यही आएगा sin थीटा j कैप। sin थीटा जे कैप। सो आंसर आएगा बेटा cos 3π/4 आई कैप प्लस sin 3π/4। आंसर बोल दीजिएगा, cos 3π/4 एंड sin 3π/4 कितना होता है, आप लोगों को बोलना है, जल्दी बोलिए। cos 3π/4 एंड sin 3π/4 क्या होगा बेटा, -1/√2, पाई माइनस π/4 लिखोगे ना यार 3π/4 को, तो यस सर, और प्लस -1/√2 का आई 1 क्या, बाय रूट प्लस 2। का 1/√2, 3π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव आंसर देगा, साइन पॉजिटिव आंसर देगा। यस सर। बी फास्ट नाउ, चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स का, इतना तेज तो होना पड़ेगा आप लोगों को। तो बेटा आपका आ गया वेक्टर -1/√2 आई के प्लस 1/√2 जे क्या, आना भी था, आना भी था इसको, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर बेटा कुछ ऐसे शक्ल का ही होगा। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आप लोगे तो कुछ ऐसा ही शक्ल का होगा। कोई बच्चा है ऐसा जादू करके बोल दिया लो सर ऐसा, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। हाँ जी, अगर इन केस किसी बच्चे को वेरीफाई करने का मन हुआ तो बेटा कुछ मत कीजिए, आप लोग इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा आप लोग, रूट ऑफ, Sir, under root of 1/√2 परफेक्ट, का हाँ square. जी, -1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में, Yes sir. Plus 1 बाय1/√2 का whole square. वेरी गुड, 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या 1 आ रहा है, Yes sir. क्या पूरे लाइन का मैग्नीट्यूड 1 ही दिया था, Yes sir. बिल्कुल, मतलब आंसर सही है सर। क्या कहानी समझ में आई कि सर किसी भी लाइन के अलोंग हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं, हमको बस उसका क्या करना है सर, लाइन की इक्वेशन से आप थीटा निकालिए, थीटा हमको जा करके फॉर्मूले में रखना होगा और कुछ नहीं। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई यस सर। सर। आ रहे हैं दो, जो जेई के सिलेबस में वेक्टर की बात होगी है मैथ्स में बेटा, उसका नाम है फ्री वेक्टर। कितने लोग जानते हैं फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स आपको मिलेंगी, बार बार मिलेंगी, और थ्रू आउट द पूरा वेक्टर एंड 3D, मैं आंख बंद करके कोई वेक्टर को कुछ भी बनाऊंगा, सवाल नहीं आना चाहिए आपके से कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी समझ जाओ सिलेबस में क्या बात होती है। बेटा सिलेबस में बात होती है दो वेक्टर्स के बारे में, जो है फ्री वेक्टर एंड उसके बाद आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। नाम सुने आप लोगों ने, नो सर। फ्री वेक्टर हमारे सिलेबस में है, फ्री वेक्टर ही हमारे सिलेबस में। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है सर जो हमको पढ़ना नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, वेक्टर का अपने आप में एक मीनिंग है। देखिए सीधा और सरल शब्दों में बोला जाए तो फ्री वेक्टर का मतलब बेटा वो होता है जिनको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज, वी कैन शिफ्ट पैरेलली, पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है बेटा, क्या क्या चीज चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को हाथ मत लगाना, जेनी को उठा करके बड़ा कर छोटा कर दिया ये सब मत करना, कीपिंग द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम। मैं कोई वेक्टर को कहीं पे भी रहेगा उठा करके मैं कहीं पे भी रख सकता हूं,
पैरेलल शिफ्ट कराना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम रखना, तो सर उसका फिजिकल जो इफेक्ट होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर वेक्टर है, पोजीशन चेंज करोगे तो हो सकता है अपना फिजिकल इफेक्ट चेंज कर सकता है। बेटा हो जाएगा, फिजिकल इफेक्ट में भी कभी चेंज हो, में भी कभी ना हो। फिजिकल इफेक्ट फ्री वेक्टर में डज नॉट चेंज। बात समझिएगा बेटा, फ्री वेक्टर, मान लो आपको कोई आकर एक थप्पड़ लगाया, इस गाल पे लगाया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस गाल पे लगाया, दर्द तो उतना ही होगा। ऐसा तो नहीं ना आपका दिमाग बोलेगा यार इधर लगाया ज्यादा जोर से लग गया, इधर लग गया तो ज्यादा कम से लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक ब्लॉक ले लीजिए यहाँ पे, मान लो बेटा कोई यहां पे फोर्स लगाया या इस फोर्स को पैरेलली ऊपर लेके चला गया यहां पे, क्या इस बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें फर्क होगा बेटा? अगर ये F1 नो है, सर। नो सर। अगर ये F1 है और ये व्हाइट वाला F2 वेक्टर है, तो मैं F1 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा दिया F2 के पास, कुछ भी फिजिकल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हुआ यार? तुम्हारा फोर्स तो सेम है। सो आप किसी भी वेक्टर को यहां से लेकर के यहां शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सर ये हर केस में तो पॉसिबल नहीं होगा, फिजिकल इफेक्ट तो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए तो एकदम एज से पकड़ के खोलोगे खुल जाएगा, लेकिन मैं बोलूं बेटा थोड़ा सा और उधर से, ये मान लो डोर है, मान लो ये वाला डोर है, ऐसा बंद हो, ऐसा बंद है, मैं बोलूंगा बेटा इसको यहां से पकड़ के खोलो तो कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। मैं बोलूंगा बेटा यहां से पकड़ के खोल दो जरा, खुल जाएगा क्या? नो नहीं, सर। उस केस में उसको लोकलाइज वेक्टर बोला जाता है। तो अगर आप किसी वेक्टर को मूव करा दिया आपने और वो अपना इफेक्ट चेंज कर दिया, फिजिकल इफेक्ट चेंज कर दिया, उसको बोला जाता है लोकलाइज वेक्टर। हमारे सिलेबस में अच्छी बात ये है कि हम किसी भी वेक्टर को जहां मर्जी वहां उठा कर रख देंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मैग्नीट्यूड सेम रखो, डायरेक्शन सेम रखो और फिजिकल इफेक्ट चेंज ना हो। सो लोकलाइज वेक्टर में भी आप मूवमेंट करा सकते हैं, मूव करा दीजिए, डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को सेम रखिए, बट द थिंग इज ये अपना फिजिकल इफेक्ट चेंज कर देगा, फिजिकल इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिजिकल इफेक्ट चेंजेस। नहीं समझा? वापस समझिए बेटा, मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे, एक पॉइंट से देखिएगा ध्यान से, ये मान लो रेडियस वेक्टर है जो है 3j कैप मान लो, तो इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगाया, मालूम है ना ऐसे बॉडी, ये ऐसे टाइप की बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क अप्लाई अप्लाई होता है, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो मान लीजिए अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गया है आपका 2i कैप, टॉर्क यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट पे z वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर इनटू में प्लस r वेक्टर, आर यही होगा? वेक्टर। यस सर। बिल्कुल होगा जी। क्रॉस से परपेंडिकुलर लगा, साइन थीटा 1 मानता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2i कैप क्रॉस में 3j कैप। लेकिन आपको मालूम है कि सर r वहां से, ये अगर इतना r है और मैं गलती से इस पॉइंट पे फोर्स लगाने गया, अब की बार इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, पहले इस पॉइंट पे लग रहा था, इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो रेडियस तो चेंज हो गया ना सर। यस सर। तो जैसे ही रेडियस चेंज हो गया तो मान लीजिए 5j कैप है, यस सर। तो अब की बार जो आपका फोर्स लगेगा वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से लग रहा है, फोर्स आपका सेम अमाउंट से लगा है लेकिन फर्क दूसरा हो गया। यहाँ पे जब आप टॉर्क फाइंड करोगे बेटा लोग तो आपको निकलेगा F इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप इंटू क्रॉस 5j कैप। बात समझ में आया? दोनों कहानी Yes, अलग sir. अलग है। तो एक होता है बेटा वहां से, और यहाँ पे आप देख सकते थे, यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, अगर बॉडी का ब्लॉक का मास जो है, मैं मान लीजिए 10 kg लेता हूँ, फोर्स मैंने लगाया 5i कैप, सेम अमाउंट से, बेटा कोई भी पॉइंट पे लगाइए आपको फोर्स उतना ही मिलने वाला है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस वहां पे सर। कुछ भी लगाओ ना सर उतना ही आएगा।
यहाँ पे लगाओगे चेंज हो जाएगा। सो ऊपर वाला केस हमारे लिए देखो, फोर्स ऐसा मत समझना कि सर फोर्स हमारा फ्री वेक्टर है। बेटा फोर्स फ्री वेक्टर नहीं है। फोर्स को आप मूव कराने के बाद आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, अगर चेंज नहीं आ रहा है तब जाकर फ्री वेक्टर हो। फोर्स तो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे थे ना यार, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। फोर्स तो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो लोकलाइज वेक्टर हो गया सर। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, या इसके बाद एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, आप लोगों का टाइम हो गया, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बेटा प्रोजेक्शन नाम की चीज, जो अभी सिखा दे रहा हूं, 1 मिनट का काम है इसलिए। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज। सीधा शब्दों में बोला जाए तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज। ऑब्वियस बात है बेटा, इमेज निकालने के लिए हमको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं किसी एक को रखो बोलो सर ये इमेज हो गया, अरे नहीं। इमेज ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहीं ना कहीं पे होगा ही होगा। तो अगर मान लीजिए बेटा कि ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो इसका इमेज कहीं ना कहीं होगा, कुछ होगा। ऑलमोस्ट ये रहा इमेज इसका। इमेज क्या होता है बेटा? प्रोजेक्शन क्या होगा? इमेज। तो मान लीजिए अगर ये कोई वेक्टर है, लेट्स से कि ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, तो इसका इमेज कितना होगा? ध्यान से समझिएगा, इसका इमेज कितना होगा? कितने लोग बता पाएंगे बेटा? ये इमेज का मतलब होता है ये। देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। प्रोजेक्शन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट आपका ये था, गिरा यूं, तो इमेज ये हुआ, ये प्रोजेक्शन हुआ। तो ये जो इतना आप लेंथ देख रहे हो बेटा, ये प्रोजेक्शन है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, 3D में परेशान करेगा आपको। ये आपका प्रोजेक्शन है, पूरा प्रोजेक्शन थोड़ी है, इतना है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। समझे? निकालते कैसे हैं सर? बेस है cos थीटा आएगा। ये कौन सा आएगा? a cos थीटा। cos थीटा। समझ गए? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। अगर वो निकालना होता तो आप लोग कैसे निकालते? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन। साइन थीटा। आपको मालूम है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो अगर इनको निकालोगे तो साइन थीटा। बेस अपॉन, भाई साहब इधर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। याद करने के लिए क्या बोलते हैं ना कि अगर कोई वेक्टर बेस पे गिरता है, देखिए अगर ऐसा गिरा तो बोला जाता है ये cos थीटा जाएगा, क्योंकि इससे गिरता है जिसपे उसको cos लेके जाता है, यस सर। और एंगल जिसको देखता है उसको साइन लेके जाता है। तो एंगल किसको देख रहा है? कौन सी लाइन को देख रहा है? ये एंगल इस लाइन को देख रहा है ना, तो साइन के यस पास सर। ये लाइन पे गिरा, ये लाइन इस पे गिरेगा, ये वेक्टर इस पे गिरेगा, तो cos थीटा ना खांसते हुए बाहर आता है, cos थीटा। याद कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, मैं आपको फ्री वेक्टर और उसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। मान लीजिए बेटा ये जो एंगल हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, बोलता मैं आपसे कि मुझे एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, एंगल बताओ, किसे बताते हैं आप? सर एंगल बताने के लिए दोनों को पास पास होना जरूरी है। यस यस सर। कैसे निकालेंगे इसमें सर एंगल हम लोग? सर इसको एक्सटेंड कर देंगे पीछे। एक्सटेंड करेंगे तो भी, हाँ एक्सटेंड कर लीजिए, या एक्सटेंड कर लीजिए, या तो दो काम कीजिए, उठाकर इसको पैरेलली शिफ्ट करा दीजिए, उसी वेक्टर को उठा करके रख दीजिए यहाँ पे। बात समझ में आया? अब हम लोग क्यों कर पा रहे हैं बेटा ये चीज? क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्री वेक्टर ही पढ़ना है। तो थ्रू आउट द होल वेक्टर एंड 3D हम लोग वेक्टर को जहां मर्जी वहां पैरेलली आगे, पैरेलल आगे, पैरेलल जहां मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ऐसा मत कर देना, रोटेट कर देना ना, ऐसा चालाक नहीं बनने का, जादूगर बिल्कुल नहीं। तो कीपिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, ये हो जाएगा। कशिश ने बोला एक्सटेंड करने का, एक्सटेंड करने का मतलब समझे आप कि पहले वेक्टर ऐसा था, इसको आप थोड़ा पीछे कर दीजिए और इसको आप थोड़ा पीछे कर दीजिए। समझे? ये एक्सटेंड करने का मतलब था। ये नहीं मतलब सर को बढ़ा दो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको समझ में आया बेटा, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमको कई जगह पे हेल्प कर जाएगा। सो क्योंकि हम वेक्टर को फ्री मूव कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने एंगल को फाइंड कर लिया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आज का लेक्चर तो इतना ही हुआ। मैं बेसिक बता दिया हूँ बेटा। पिछले लेक्चर में पोजीशन वेक्टर और आपका
कोलिनियर वेक्टर बाकी है, पोजीशन वेक्टर बाकी है, 2-3 चीज, उसके बाद डायरेक्ट मैं सम पे लेके जाऊंगा आपको, डायरेक्ट सम। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. डायरेक्ट सम और थोड़ा डिफिकल्ट सम लेके आऊंगा। ठीक है, तो Yes, सो sir. रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा बच्चा लोग कि बेसिक कंप्लीट करके आइए। ओके सर। Yes, sir. एनसीईआरटी आना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने Yes. आपको बोला है कि 7 दिन ही है हमारे पास। इनफैक्ट मैं 7 दिन मानता भी नहीं, मेरा कल का लेक्चर ऐसा ही कैंसिल हो गया तो मैं 7 दिन भी नहीं मानता हूँ।